जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसके जो एक्सरसाइज में मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको हल करेंगे ताकि आपको प्रॉपरली सारा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाए। इससे पहले हमने सारी क्विक चेक के ऊपर काम किया, जो कि 1.1 से लेकर 1.9 तक ये थी। और लेट्स रियली टॉक अबाउट कि भाई अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स क्या कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप वीडियो का एंड तक देखेंगे तो ये चैप्टर कम से कम आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों, पहला सवाल जो है वो किया जा रहा है कि व्हाट इज़ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव एन एग्जांपल। तो अगर हमारे पास कोई एटम होता है ना, लेट्स से दैट ये हमारे पास एटम है और इसमें जो है लेट्स से दैट इसके दो शेल्स हैं। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका नाम है बेरिलियम और ये पीरियोडिक टेबल का चौथा एलिमेंट है, इसका 9 मास। तो अब जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इस एटम में से तो दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आपने इसके टोटल आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने पहला निकाला, दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये एटम थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, और फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे क्योंकि इसके आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं हमने वो निकालने हैं। क्योंकि जो बेरिलियम है वो फॉलो करता है हीलियम को, हीलियम पीरियोडिक टेबल का दूसरा एलिमेंट है, 4 इसका मास होता है। तो चूंकि इसने अपने एटॉमिक नंबर जो है इसका फॉलो कर रहा है ये 2, बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 4 है, ये 2 को फॉलो कर रहा है, तो यानी इसके पास जो भी एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, आप कह लें। तो लिहाजा 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 2 निकल गए और 2 रह गए, जो कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हीलियम की तरह हो जाएगा, एटम दिखेगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। सो ये तो मैंने आपको वजूहात बता दी कि क्या वजूहात हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने की। अगर बेरिलियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना इनफ है तो दैट इज़ गुड, लेकिन हम बेरिलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन क्यों निकालते हैं ये मैंने आपको बताया। तो ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसकी एग्जांपल दे दें आप। तो पहले सवाल का जवाब आपके सामने। The energy required to remove an electron from an outermost orbital of a neutral atom or ion in its gaseous phase is called the ionization energy or first ionization energy। और सोडियम चूँकि इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके टोटल 3 शेल्स होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, ठीक है, और आखिरी शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जस्ट रियली टेक आउट्स 1, तो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ही वैल्यू, और जो पॉजिटिव आई है दैट पॉजिटिव नेवर मीन्स द नंबर पॉजिटिव, दैट मीन्स कि एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी चाहिए, ठीक है, अंदर एंटर किया आपने, एनर्जी लगाई है ताकि इसको आप ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर ले आए। यानी ये इलेक्ट्रॉन जिस वक्त आपको सोडियम में नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे आइटम में चला जाएगा, जैसे कि क्लोरीन। तो क्लोरीन में अगर चला गया तो वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला गया। सो दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वेशन। और ये जो डेल्टा आपको दिया है, डेल्टा एंथैल्पी, डेल्टा एच, इसकी वैल्यू है 494 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, ये -1 है। सो दैट इज़ द वे टू राइट द आंसर कि किसी भी एटम में से उसके आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है, जब वो एटम हो, न्यूट्रल एटम हो। ये फिलहाल आपको न्यूट्रल एटम नज़र आ रहा है, गैसियस फेज में है, और अगर आयन भी हो तब भी आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द कंडीशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई सल्फर हैज़ अ लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन फॉस्फोरस। एक्सप्लेन वाई सल्फर हैज़ लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन फॉस्फोरस। तो सल्फ़र की जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फॉस्फोरस से कम है, ठीक है, लोअर है। ऐसा क्यों है? देखो बच्चों, अब पहली तो बात ये कि जस्ट रियली डील्स आयोनाइजेशन एनर्जी विद द मेटल्स, मेटल्स के साथ डीलिंग होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की, नॉन मेटल्स के साथ नहीं होती। अब आपके सामने सल्फ़र और जो फॉस्फोरस हैं ये दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो नॉनसेंस है, बल्कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर किया जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ये लूज़ नहीं करते। तो इन अ केस अगर आप इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो साइंसदान ये सवाल कर रहे हैं कि बताएं ज़्यादा एनर्जी कब लगेगी, जब आप फॉस्फोरस से एनर्जी लगाकर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या फिर आप सल्फ़र से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे।
तो इसके पीछे क्या कहानी है, क्या साइंस है? तो प्यारे बच्चों देखो, अगर हम सल्फ़र को देखें या फॉस्फोरस को देखें, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी कि ये दोनों एलिमेंट्स आपको पी ब्लॉक में मिलते हैं। पी ब्लॉक का मतलब है कि इनका आउटर सबशेल जो है वो पी होगा। और आपको नज़र आ रहा है कि ये जो फॉस्फोरस है 3p, इसके तीनों हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है, ठीक है। और जबकि हम सल्फ़र की तरफ देखें तो सल्फ़र के अंदर जो है आपको आउटर शेल के जो 3p हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, जो एक फुल फील्ड है और 2 हाफ फील्ड है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है? यहाँ से समझ में आता है कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या कंडीशन होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या कंडीशन होगी। सो दे आर सेइंग कि सल्फ़र हैज़ लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन फॉस्फोरस। अब सल्फ़र की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो लोअर होती है, इसकी कम होती है और इसकी ज़्यादा होती है। वो क्यों है वो पूछ रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि दिस इज़ बिकॉज फॉस्फोरस द 3p ऑर्बिटल आर हाफ filled. This is the stable electronic configuration because half-filled orbitals are stable and sonization energy is difficult. तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि ये सारे हाफ फील्ड है, यानी इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। ये px है, ये py है, ये pz है। और जबकि यहाँ पर देखें सल्फ़र की तरफ तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 3p में आपको नज़र आ रहा है। ये देखें ना, ये हाफ फील्ड हो गए और यहाँ पर एक और रोटेट एंटी स्पिन कर रहा है। इट इज़ बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होगी यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। सल्फ़र हैज़ लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन, यानी कि इसकी एनर्जी कम है इसके फॉस्फोरस के लिहाज से। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। सो इट कॉज बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, सो इट बिकम्स ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं। सो हैंस सल्फर हैज़ लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन दैट ऑफ फॉस्फोरस। ये आप कमेंट आखिर में कर सकते हैं। उसके बाद द स्टोरी इज़ नॉट एंडेड। सी क्वेश्चन है, वाई एलिमेंट इन ग्रुप 13 to 17 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कि 13 to 17 को हम पी ब्लॉक ही क्यों कहते हैं, ठीक है। तो आप अब ये प्रोडक्ट टेबल में देख सकते हैं कि आपके पास ये 13th ग्रुप है और ये 17th है। इन सब एलिमेंट्स को जो है हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इन सब एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है कि 13 से 17 को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा ही क्यों जाता है। क्योंकि देखो बच्चों, जितने भी यहाँ पर आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जितने भी ये हैं, ठीक है, ये सब में आपको आउटर सबशेल पी ही नज़र आएगा। अब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये वाले फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, क्योंकि इन सब के आउटर सबशेल एफ है और इन सब को आउटर सबशेल जो है वो डी है। दैट इज़ व्हाई दीज ऑल आर कॉल्ड द डी ग्रुप एलिमेंट्स। इनको आप नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, उनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और इनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो एफ ब्लॉक के होते हैं इनका आउटर सबशेल एफ होता है। इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? एलिमेंट्स इन ग्रुप 13 हैव द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक पी। अगर आप इनकी कन्फिग्रेशन करेंगे तो सबका आखिरी सबशेल, जिस तरह ये भी आप कर रहे हो ना, तो ये आखिरी सबशेल है इलेक्ट्रॉनिक। जिस तरह आप लेट से ये देखें, आप बोरॉन देखें, ये बोरॉन हमारे पास यहाँ पे ये, तो बोरॉन की कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 2p1, ये देखें आखिरी सबशेल इसका पी निकला है। कोई भी एलिमेंट की आप कन्फिग्रेशन कर लें, इनका आउटर सबशेल जो है वो कौन सा निकलेगा? पी निकलेगा। दैट इज़ वाई इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जिनका आउटर सबशेल जो होगा वो ही उसका ब्लॉक होगा। अगर आप कहेंगे सर हाइड्रोजन की करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं करूँगा 1s1। ये पहला शेल भी है, सब शेल भी है और आखिरी सब शेल भी यही है। तो पहला भी यही, आखिरी भी, इसका क्या मतलब है? ये एस ब्लॉक में, क्योंकि एस है, ठीक है। तो इन सब की कन्फिग्रेशन को आप, ये जो हमारे पास ग्रुप है इसको हम NS1 कह देते हैं, इसको हम NS2 कह देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर भी इस तरह ही है कि NS2 NP1, ये देखें P1 निकला इसका यहाँ पे, ये 2 को हम कह रहे हैं N। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन is in 2p orbitals, hence it is p block element. अदर एग्जाम्पल्स आर हैलोजेंस। ग्रुप 17 जितने भी आप ले लें, 17 ग्रुप के सारे एलिमेंट्स पी ब्लॉक से ही बिलोंग करते हैं, हैलोजेंस कहते हैं इनको 17 ग्रुप वालों को। इवन ये जो हमारे पास है ना ये 16 ग्रुप वाले, इनको हम चाल्कोजेंस कहते हैं प्यारे बच्चों, ये भी याद रखिएगा। चलें, स्टोरी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई, ज़रा हौसला बना के रखें, अगला क्वेश्चन करते हैं।
व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये हमने क्विक चेक क्वेश्चंस में भी किया था। एटॉमिक साइज़, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज़ पर डिपेंडेंट है तो बिल्कुल डिपेंडेंट है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी प्यारे बच्चों, तो ये फैक्टर बन गया। और अगर एटॉमिक साइज़ कम होगा तो कहते हैं जी फ्लोरीन का एटॉमिक साइज़ सबसे कम है पीरियोडिक टेबल में, उसके 2 शेल्स होते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। तो ये 4.0 क्यों है, सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मधु करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए। सो शील्डिंग इफेक्ट जो है एक और वजह है कि जब एटम बड़े होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। अगर एटम छोटे होंगे जिस तरह कि ये है तो इसका शील्डिंग इफेक्ट भी कम होगा। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन होती है आपस में, यानी जितना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा उतना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, यानी जितने ज़्यादा शेल्स होंगे या इनर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे आउटर इलेक्ट्रॉन से और न्यूक्लियस से, तो दैट इज़ द स्टोरी। उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर इसके 2 शेल्स हैं, इसका न्यूक्लियर चार्ज में 2 प्रोटॉन्स हैं, अब इसके भी 2 शेल्स हैं क्योंकि ये भी दूसरे पीरियड में लाया करता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं? 9 हैं। तो 9 प्रोटॉन्स वाला ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज रखता है कंपैरेटिव विद सिर्फ 2 प्रोटॉन्स वाला एटम। तो ये एटम जो है जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स रखेगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज रखेगा, ये बात भी तय है, ये भी एक फैक्टर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एटॉमिक साइज़, शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज, ये तीनों अफेक्ट करते हैं, ये बात भी आपने केमिकल इक्वेशंस करते हुए मद्देनज़र रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन है जी, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स एज यू मूव डाउन द ग्रुप, यानी कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप, तो व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हुए अल्कली मेटल्स को लेकर। ठीक है, अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? ये वाले, जो पहला ग्रुप होता है ये अल्कली मेटल्स का होता है, दूसरा ग्रुप जो होता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का होता है। तो याद रखें कि जो अल्कली मेटल्स हैं जो कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब एलिमेंट्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स में शामिल नहीं होता। तो यू कैन से कि द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप में तो एटम बड़े होना शुरू हो जाते हैं। लेट्स से दैट कि ऊपर लिथियम छोटा है, सोडियम बड़ा है, पोटाशियम और बड़ा हो गया, और रुबीडियम और बड़ा हो गया, सीजियम और बड़ा हो गया। अब एटम के बड़े होने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी कमज़ोर हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना इस वाले एटम से आसान है, इस वाले एटम से मुश्किल है, लेकिन इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा उस सिस्टम में से आसान होता है जिसका साइज़ छोटा और जिसका साइज़ बड़ा होता है, यानी कि अगर बड़ा साइज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो जैसे जैसे आप कह लें कि मूव डाउन द ग्रुप करते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, डिक्रीजेज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन दी ग्रुप, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कमेंट है जो आपने याद रखना। देयरफॉर इट बिकम्स ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ कर रहा है, तो फिर इट इज़ वेरी ईजी टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन, रिमूव इलेक्ट्रॉन, हैंस रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। अब डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होगा तो इफ़ जस्ट पुट लिथियम इन अ वाटर तो विग्रस रिएक्शन होगा, लेकिन व्हेन आई विल पुट सीजियम इन अ वाटर तो फिर ब्लास्ट होगा। तो यहाँ पर जिस तरह आपने लेट्स से दैट कि आपने कैल्शियम की गोली पानी में डाली होगी, तो आपने देखा ना कैसे वो पेप्सी की तरह और कोला की तरह अंदर बबल्स छोड़ती है, दैट इज़ अ रिएक्शन गोइंग ऑन। तो अगर आप वही बेरियम डालेंगे पानी में तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो रिएक्ट करेगा पानी के साथ, क्योंकि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी तेज़ हो रही। क्यों तेज़ हो रही है रिएक्टिविटी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया, मतलब पानी को इलेक्ट्रॉन जल्दी मिल रहा है और फिर वो जल्दी से रिएक्शन कर रहा है। सो लिथियम इज़ लीस्ट रिएक्टिव। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, लिथियम का और सीजियम का, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है इसलिए इसकी बात ज़्यादा नहीं की जाती। तो लिथियम इज़ लीस्ट रिएक्टिव वाइल सीजियम इज़ मोस्ट रिएक्टिव। लीस्ट मीन कम अज़ कम रिएक्शन करता है, कम अज़ कम रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव का मतलब कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है।
लंप ऑफ सीजियम कहते हैं जी कि अगर आप डालें पानी की ट्रफ में तो पानी का ट्रफ टूट जाएगा। लंप कहते हैं छोटे से टुकड़े को, सीजियम का टुकड़ा लें, पानी में डालें, आप लिखें लंप ऑफ सीजियम इन वाटर यूट्यूब सर्च बार पे, तो आपको ये रिएक्शन होता हुआ भी नज़र आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपको इस सवाल को लेकर। दैट वाज अ क्वेश्चन नंबर ई। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई के बाद क्वेश्चन नंबर एफ की तरफ। Why some of the elements show variable oxidation number while others do not? ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों शो करते हैं, ज़्यादातर दूसरे नहीं करते? तो बच्चों इसमें मैं इसका जवाब आपको ये दूंगा कि जो एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं उसके पीछे क्या वजूहत है। एलिमेंट्स कैन शो सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू देयर फॉलोइंग रीजंस। An atom may have several valence electrons that can be used when required. यानी किसी एटम के पास बहुत से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और वो उनको यक्का बाद दीगरी निकाल सकता है जब ज़रूरत पड़ती है। एक तो वजह ये है, एक ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह ये है, मतलब पहले तो आपके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो ना, फिर आप कभी एक निकाल रहे हैं कभी दो निकाल रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एन एटम में हैव एम्प्टी ऑर्बिटल एंड सेवरल इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। एम्प्टी ऑर्बिटल भी हो, ये कंडीशन बता रहे हैं आपको कि उसमें सेवरल इलेक्ट्रॉन्स भी हों, तो फिर कंफर्म चांस है कि उसमें वेरिएबल वैलेंसी होने के चांस हैं। थस इट कैन इज एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट बाय एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन्स इनटू एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड भी कर सकता है। लेट्स से दैट कि अगर कोई 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है आउटर शेल में, तो वो उससे ज़्यादा भी चाह सकता है अगर उसके आउटर ऑर्बिटल एम्प्टी हों। सल्फ़र की ही बात कर लेते हैं। एक्सपैंड ऑक्टेट बाय एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन्स इनटू अ 3D, यानी कि वो P में से इलेक्ट्रॉन निकाल कर D में भी रखना शुरू कर देते हैं। सो इन सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ़र हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +4। अभी इस गैस के अंदर सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है, लेकिन अगर हम सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। यानी कि उसने 4 इलेक्ट्रॉन देना गवारा किया ऑक्सीजन के साथ और उसने अपना ऑक्सीडेशन नंबर +4 कर लिया। लेकिन जब 3 ऑक्सीजन आ गए तो उसने फिर डेफिनेटली अपना ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +6 कर लिया। तो लुक एट द वेरिएशन, सल्फ़र यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर रख रहा है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में +6 ऑक्सीडेशन नंबर रख रहा है। तो ये हो गई हमारे पास एक बुनियादी वजह वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रखने की। एलिमेंट्स विच डू नॉट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर मतलब हमें नज़र आता है कि इनमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है, इन देयर वैलेंस शेल विच हैव फ्यूअर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली शो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल नहीं होता उनके पास, क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं होते। एम्प्टी ऑर्बिटल्स का होना ज़रूरी है वेरिएबल वैलेंसी रखने के लिए। जैसे अल्कली मेटल्स हैं, उनके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होता है सबका। सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो इन सब का आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इनका सबका +2 होता है। लेकिन यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं आपको वेरिएबल वैलेंसी शो करते हुए नज़र आएंगे। भी हम सल्फ़र की बात कर रहे थे, तो ऐसा क्यों है? इवन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिस वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। आपने क्रोमियम को देखा होगा कि उसकी बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है, मैंगनीज़ की वेरिएबिलिटी होती है, आयरन +2 भी होता है, +3 भी होता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज़ इन पीरियड 5 एंड ग्रुप 15। ऐसा एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो जो पीरियड 5 में, ग्रुप 15 में। ये तो बस एक गेस दे दिया ना उन्होंने कि पीरियड 5 और ग्रुप 15 हो। ये ग्रुप 15 हो गया और ये पीरियड 5 हो गया, तो ये मैच यहाँ पे करता है। ये दिस इज द एलिमेंट दैट इज कॉल्ड द एंटीमनी, राइट? वी यूज टू कॉल इट एज एंटीमनी। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? एंटीमनी, स्टीबियम। तो आप ये कैसे जज कर रहे हो? द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द पीरियड 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, so it has 5 shells around its nucleus. The elements belong to group 15. 15 का मतलब है कि this is the third group of the p block side. So 15 minus 12. 15 minus 12 क्यों किया आपने? क्योंकि when you move towards the third group तो आपने 12 से माइनस करना है। ठीक है, so of the p block element, hence it has 5 valence electrons. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पता लग गए। अब देखो
व्हाट वी गेट आउट फ्रॉम दिस, 3 कैसे पता लगा, दिस इज़ द थर्ड ग्रुप, क्योंकि 15 में से आपने 12 माइनस कर दी, ठीक है, तो वी गेट आउट दी थर्ड ग्रुप, ठीक है। और आपने जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो आपने 10 से ही माइनस करना होता है, ग्रुप को हमेशा आपने 10 से माइनस करना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं। सो द एलिमेंट इज़ एंटीमनी स्टीबियम, जिसका नाम मैं आपको स्टीबियम भी बता रहा हूँ, इसका पुराना नाम था स्टीबियम, ठीक है। इसी वजह से इसका सिंबल एस बी है, एस बी यहाँ से लिया गया स्टीबियम से, ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जा रहा है विच इज़ क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच में जो है वो क्या पूछा जा रहा है, वाई ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयोनिक देन दैट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस। यानी कि अगर हम ऑक्साइड्स की तरफ देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड Na2O MgO, तो ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, और मोर आयोनिक भी हैं, और ये ज़्यादा आयनिक नहीं है, मतलब ये वाली ऑक्साइड्स आयनिक नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्साइड आपने देखी बहुत सी होती हैं, NO2 लगा लें आप, फॉस्फोरस ऑक्साइड्स में P2O5 लगा लें। तो अब सोडियम एंड मैग्नीशियम और मेटल्स, सबसे पहले तो हम बात ये लिखेंगे कि भाई ये तो मेटल्स हैं ना, एंड दे हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, तो दे बिकम आयनिक इन नेचर, ये सॉल्ट आयनिक इन नेचर हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ की वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जबकि यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जब मुकाबला हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पर कोवलेंट, जब आयनिक बॉन्ड होगा तो आयंस बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड होगा तो आयंस नहीं बनते ना, कोवलेंट बॉन्ड में आयंस नहीं बनते। सो थस दे readily give electrons to oxygen, so these forms ionic oxides. नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल्स हैं, दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज विच आर क्लोज to that of oxygen, so hence these forms covalent bonds with oxygen and thus give covalent oxides, ठीक है। मैंने आपको पहले भी वजह बता दी कि कोवलेंट ऑक्साइड्स की वजह से इनका जो है वो प्रॉब्लम है कि भाई ये कभी भी नहीं बना सकते आयनिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कभी भी आयनिक ऑक्साइड्स को नहीं बना सकते, ठीक है। ये आपने थोड़ी सी बात जो है वो याद रखनी है, ओके। उसके बाद ये एच वाला क्वेश्चन भी हो गया, हम चलते हैं ज़रा अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज़ दी आई क्वेश्चन, ठीक है। आई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आई क्वेश्चन क्या है, आई क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गिव रीजंस फॉर द डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम टूवर्ड्स ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ठीक है। ये सारे उन्होंने चेक पॉइंट के क्वेश्चंस दोबारा दोबारा दिए हुए हैं, तो चेक पॉइंट्स लाजमी देखिएगा वहाँ से, फिर अब जब ये पढ़ेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी सो ईजी आपके लिए। सो द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ लेसर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, सो दैट सोडियम लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन्स more readily than magnesium. Therefore, sodium is more reactive than magnesium. Further, sodium has one valence electron, monovalent होता है सोडियम, मैग्नीशियम डायवेलेंट होता है बिकॉज उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। इनके ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऐसे ही बनेंगे कि सोडियम ऑक्सीजन मिलेगा तो Na2O फार्मूला होगा, बिकॉज सोडियम जो है वो +1 चार्ज रखता है, तो सोडियम 2 होंगे और ऑक्सीजन -2 होगा, एंड दैट इज़ द कोलिजन, ठीक है। 2 सोडियम, इन दोनों का चार्ज +2 हो गया, इसका सिंगल का चार्ज -1 हो गया, कैंसिल हो गया आपस में। और सोडियम और क्लोरीन का देखेंगे तो डेफिनेटली सोडियम +1 होता है और क्लोरीन -1 होता है, तो चार्ज कैंसिल हो गया, सिंगल सिंगल एटम ही बॉन्ड बना गया। यहाँ 2 एटम्स एक एटम से जुड़े हुए हैं ना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्योंकि ऑक्सीजन -2 है, मैग्नीशियम +2 है, तो कॉम्बिनेशन बन गया। और यहाँ पे चूँकि -1 है और ये +2 है, तो यहाँ पर आपको पता है 2 क्लोरीन चाहिए, यहाँ पर 1 मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन आपस में मिलेंगे लाइक दिस, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे और यहाँ पे मैग्नीशियम +2 होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये कहानी है जनाब। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ lithium is much lower than that of helium despite the fact that the nuclear charge of lithium is +3 and that of helium is +2। यानी कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है लिथियम की वो ज़्यादा कम है, मच लोअर देन दैट ऑफ हीलियम, यानी कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है, हीलियम की ज़्यादा है। फैक्ट दैट न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम इज़ +3 एंड दैट ऑफ हीलियम इज़ +2। मतलब न्यूक्लियर चार्ज की तरफ देखें तो इसका तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है ना, इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, लेकिन फिर भी
जो लिथियम है उसकी लोअर क्यों है आयनाइजेशन एनर्जी? तो प्यारे बच्चों, हीलियम और लिथियम के अंदर फ़र्क ये है कि हीलियम जो है वो एक ही शेल रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। लिथियम 2 शेल्स रखता है, ठीक है, 2 उसके अंदर शेल्स होते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि एटम बड़ा होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है ना, बताया आपको बहुत दफ़ा पहले मैंने। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हीलियम की 1s2 है और लिथियम की जो है 1s2 2s1 होगी। तो वी जस्ट टू नो दैट कि भाई ये मच स्टेबल है जो हीलियम है, इट इज़ वेरी स्टेबल कन्फिग्रेशन, और ये इतनी स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं है। फर्दर 2s ऑर्बिटल इज़ ग्रेटर distance from the nucleus than 1s orbital and also experiences shielding effect of inner electrons. So 2s electron have less attraction with the nucleus, और 2s electrons की attraction जो है वो कम होगी। Thus 2s electrons are easier to remove। याद रखो 2s electrons को निकालना आसान होगा, क्योंकि 1s electron को क्यों निकालेंगे आप, ठीक है ना। सो आउटर शेल को निकालेंगे ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ निकालना आसान हो जाएगा। सो दोज फैक्टर्स, the factors offset is higher nuclear charge as compared to helium, hence the helium has higher ionization energy than the lithium। ये बस सारी कहानी शेल्स की है, बस मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है। शेल्स जिसके ज़्यादा होंगे उसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, और जिसके साइज़ छोटा है एटम का और शेल्स कम है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद के क्वेश्चन है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, इज़ हायर देन दैट ऑफ बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5 होता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बेरिलियम इज़ +4 एंड बोरॉन इज़ +5। अब बोरॉन में से आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है वो मुश्किल है, बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है वो आसान है। अब ये क्या पंगा है भी, ऐसा क्यों है? तो इसकी वही कहानी आ जाएगी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स की, जिसमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। अब यहाँ पर देखें बेरिलियम में आपके पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब बोरॉन में आपके पास देखें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ गई, ये देखें, क्या ख्याल है? 2p6 तो नहीं है ना, 2p1 है, 2p6 ही होता है ना, p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ जाते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। और ये इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी आपको कम नज़र आएगी, यहाँ पे ज़्यादा नज़र आएगी। अब यहाँ पे ज़्यादा क्यों नज़र आई? इवन दो बोरॉन तो आगे आता है ना, देखें पीरियोडिक टेबल में देखें तो सेंस तो ये बनती है ना कि बोरॉन जो है वो पहले आया है, बाद में आया, और बेरिलियम पहले आया, तो ये साइज़ जो है एटम का बड़ा है और ये साइज़ छोटा है। तो जब छोटा साइज़ है इसमें से एनर्जी तो ज़्यादा लगनी चाहिए ना, इसमें से कम लगनी चाहिए, लेकिन इसमें से कम लग रही है, इसमें ज़्यादा लग रही है। ऐसा क्यों है? इन दोनों में फ़र्क क्यों है? क्योंकि इसमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और इसमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वजह मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी, ये इसका जवाब है। उसके बाद अगर आप कहें सर ज़रा क्वेश्चन नंबर आई की तरफ भी चलते हैं, थक तो गए हैं लेकिन, तो मैं कहूँगा यार आई के बाद एक और क्वेश्चन एम भी है, वो भी करेंगे, तो थकना नहीं है, पूरी करके जाते हैं एक्सरसाइज। चलें, व्हाट इज़ द कॉमन इन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, नियॉन एंड फ्लोराइड आयन, इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन यही है कि इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 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 ये कॉमन है। लेकिन ये सब आयन्स हैं, नियॉन तो आयन नहीं है, ये तो न्यूट्रल है, आपको नज़र भी आ रहा है, ज़ीरो न्यूट्रल। तो ये है, इन सब ने इलेक्ट्रॉन्स को कम ज़्यादा करके अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं, देखें मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ आज। ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है एटॉमिक नंबर, और इसका 9 है। 9 वाले ने भी 10 को फॉलो किया, 13 ने भी 10 को किया, 12 ने भी 10 को किया, और 11 ने भी 10 को किया। तो नियरेस्ट नंबर की तरफ फॉलोइंग होती है। अगर आप कहें सर इससे अगली जो गैस है वो 18 पे है, और इससे जो नियॉन से पिछली जो गैस है वो 2 पे है, तो क्या ये 18 और 2 को भी तो फॉलो कर सकते थे ना? तो कॉमन सेंस लगाएं, 11 नंबर किसको नियरेस्ट पड़ता है, 10 को कि 2 को कि 18 को? तो कॉमन सेंस कहती है भी 10 को नियरेस्ट पड़ता है। ये वजह है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिस्टम में, 10 इलेक्ट्रॉन्स वो करना चाहता है। ये मेरी बात थोड़ी सी रिवाइंड करके दोबारा सुने जो मैंने आपसे की, बड़ी बड़ी तगड़ी बात की है मैंने आपसे, बड़ी बड़ी लाख रुपए की बात की है आपसे मैंने, याद रखिएगा ये बात। ये वजह होती है एक इलेक्ट्रॉन निकालने की। नहीं आप कहेंगे नहीं नहीं सर अब सोडियम के तो आउटशेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो निकाल देता है एंड दैट्स इट। तो हाँ ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, आउटशेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकलता है? 2 निकाल दे, जो उसके इनर शेल है वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दे, लेकिन वहाँ से वो नहीं निकालता। द स्पीशी फ्लोराइड, नियॉन, न्यूट्रल, सोडियम आयन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आयन ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन, ये शुरू में बताया आपको मैंने।
सो दीज आर कॉल्ड दी आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ये सब आइजो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे, सबके 10 इलेक्ट्रॉन हैं। हाउएवर द नंबर ऑफ प्रोटॉन आर डिफरेंट, इसमें 11 प्रोटॉन है, इसमें 12, इसमें 13, इसमें 10 प्रोटॉन है, इसमें 9 प्रोटॉन है। ठीक है जी। सो जनरली ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर द साइज एंड वाइस वर्सा। तो अब साइज़ की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब इंक्रीजिंग इन साइज हमने बेसिकली बात करनी साइज़ की। तो किस में सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं? डेफिनेटली आप कहेंगे सर एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा प्रोटॉन। तो एल्यूमिनियम जो है इज़ गोइंग टू हैव अ स्मॉलर साइज। तो फ्लोरीन सबसे बड़ा होगा, फ्लोराइड है, उसके सब साइज़ आएगा नियॉन का, उससे छोटा साइज़ जो होगा वो सोडियम का। फिर बल्कि ये सबसे छोटा साइज़ की बात हो रही है ना, सबसे छोटा साइज़ जो है वो उसका होगा। फ्लोरीन इज़ ग्रेटर देन नियॉन, यानी कि ऑर्डर ऑफ साइज में फ्लोराइड आयन का, फ्लोरीनी फ्लोराइड है, फ्लोराइड का साइज़ जो है वो नियॉन से बड़ा होगा। नियॉन का साइज़ सोडियम आयन से बड़ा होगा। सोडियम आयन का साइज़ जो है वो मैग्नीशियम आयन से बड़ा होगा। मैग्नीशियम आयन का साइज़ जो है वो एल्यूमिनियम आयन से बड़ा होगा। यानी सबसे बड़ा साइज़ फ्लोराइड आयन का होगा, सबसे छोटा साइज़ एल्यूमिनियम आयन का होगा। एल्यूमिनियम का साइज़ सबसे छोटा क्यों होगा? उसमें 13 प्रोटॉन है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका होगा। जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होगा उसका साइज़ सबसे बड़ा होगा। ये तो कॉमन सेंस है ना, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा साइज़ बड़ा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा साइज़ कम होगा। ये तो कॉमन सेंस है, इसको कॉमन सेंस में रखिएगा बात को। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन किया जा रहा है जी कि कंसिडर द क्लोराइड एंड सोडियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्लासीफाई ईच ऑफ दिस क्लोराइड एज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो ये बताओ हमें कि सोडियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड, फॉस्फोरस का क्लोराइड कौन सा होगा एसिडिक और बेसिक। फॉर ईच क्लोराइड ब्रीफली एक्सप्लेन द रीज़न फॉर योर क्लासिफिकेशन रेफरिंग टू देयर बिहेवियर व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। और इनका पानी में डिजॉल्व करने के बाद बिहेवियर भी बताओ। ले जी, आपके सामने अब ये तो हमने क्लियर कर दिया कि सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल क्लोराइड है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है। मैग्नीशियम क्लोराइड थोड़ा सा एसिडिक रहेगा, ठीक है, जबकि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड तो एसिडिक क्लोराइड है, एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया क्लियर, ये तो आपने बता दिया पहला सेक्शन इस सवाल का। अगला सेक्शन था कि बताओ, ब्रीफली एक्सप्लेन करो, क्लासिफिकेशन करो, रेफरिंग करो कि बिहेवियर व्हेन डिजॉल्व वाटर, इनका पानी में जब डिजॉल्व करेंगे, इनको पानी में जब डिजॉल्व करेंगे तो इनका बिहेवियर क्या होगा, पानी में जाने के बाद क्या बिहेवियर शो करेंगे। तो नमक को पानी में डालो pH 7 आएगा। अब मैंने कहा कि ये थोड़ा सा वीकली एसिडिक क्लोराइड, वीकली एसिडिक का मतलब है कि pH 7 से ज़रा सा नीचे जाएगा, 6.5 हो गया। अब ये क्वेश्चन है कि वीकली एसिडिक क्यों है। मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में डालते हो ना तो आयनाइज हो जाता है, मैग्नीशियम आयंस बना लेता है और फॉर्म स्लाइटली विद द वाटर, द सॉल्यूशन बिकम्स वीकली एसिडिक, सो मैग्नीशियम क्लोराइड इज वीकली एसिडिक क्लोराइड। अब पानी में ऐसा क्या किया इसने कि वीकली एसिडिक क्लोराइड हो गया ये। देखो, जब मैग्नीशियम जो है वो पानी में आता है, मैग्नीशियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, पानी में H+ आयन है और हाइड्रोक्सी आयन है, क्या ख्याल है। तो मैग्नीशियम क्या करता है कि बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी पे अटैक कर देता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने की कोशिश में लग जाता है। पीछे हाइड्रोजन आयंस पानी में बढ़ जाते हैं क्योंकि हाइड्रोक्सी तो मैग्नीशियम के साथ चले गए ना। और आपने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू दी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कि अगर H+ आयंस बढ़ जाएंगे पानी में तो बेशक वो HCl के साथ ही हो, दैट इज़ एसिडिक इन नेचर। सो दैट इज़ वाई pH गिर गया, 7 से गिर गया ना 6.5। उसके बाद अगर आप हमसे कहोगे भी सर ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की कहानी भी समझा दो, तो फिर ये जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है जब पानी से मिलता है तो फॉस्फोरिक एसिड HCl देता है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। Phosphorus pentachloride dissolved in water reacts with the water to produce HCl, thus the solution becomes acidic, so the PCl5 is an acidic chloride, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन आयंस पानी में अब दे सकता है फॉस्फोरिक एसिड, और HCl 1 हाइड्रोजन आयन पानी में दे सकता है। तो that readily basically gives hydrogen ions in the water. तो pH जो है that is going to be less than 7, लेस का निशान है ना, ये लेस देन 7 ही होगा ना, 7 रहेगा तो न्यूट्रल है, 7 से कम जितना भी आएगा तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ एसिडिक pH प्यारे बच्चों।
तो ये था हमारा आधे घंटे का लेक्चर, तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट लग गए आपको ये सवाल जवाब करवाते हुए। लेकिन आई होप आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, बातें सुन के समझ आई होगी कि यार ये चैप्टर क्या कह रहा है। ये चैप्टर आपको बता रहा है पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिसिटी बता रहा है कि एलिमेंट्स का क्या बिहेवियर है अगर हम इनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश में लग जाते हैं। एलिमेंट्स आखिर हमें क्या बताना चाहते हैं कि जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, पानी से रिएक्शन करते हैं, कंपाउंड जो एलिमेंट्स के बन जाते हैं उनका फिर डिफरेंट दूसरे कंपाउंड्स के साथ क्या बिहेवियर होता है। दैट इज़ दी पीरियोडिक। हमने पीरियोडिकनेस देखी है, इसमें एक सीक्वेंस देखा है कि मतलब जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो ऊपर वाले मेंबर्स बिहेवियर शो कर रहे हैं, वो ग्रुप एलिमेंट्स बिहेवियर शो कर रहे हैं, वो ग्रुप के जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो भी वैसा ही बिहेवियर शो कर रहे हैं। दैट इज़ दी पीरियोडिसिटी। दैट इज़ दी पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का लफ्ज़ भी आपको समझ में आना चाहिए ना, चैप्टर तो यही है ना, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, और इसके अलावा मेरी इससे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा अगले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, क्विक चेक्स। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एफ़र्ट लगती है वीडियोस बनाने पे, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो फिर अच्छा लगता है देख कर के चलें बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं और पढ़ाते हैं। लेकिन जब सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर दिल नहीं करता वीडियोस बनाने का। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको क्या क्या वीडियोस चाहिए और क्या क्या आपने मज़ीद मुझसे चाहते हैं, राइट। अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप माइनर सी अमाउंट पे करें और नोट्स हासिल करें इस चैप्टर के। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे दैट इज़ गुड, क्योंकि उनको भी नॉलेज मिलेगा और आपको सवाब हासिल होगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में रब्बी ज़िदनी इल्मा लाजमी लिख के जाइएगा, क्योंकि जब आप रब्बी ज़िदनी इल्मा लिख के जाते हैं तो अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा करता है। तो आपने कोशिश की ना पढ़ने की, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू हैव डन। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा लिखेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर आपके पढ़ाई में बरकत डालेगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर एंड होप सो यू एंजॉयड इट। तो मज़ीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप यूट्यूब सर्च बार पे कुछ भी कीवर्ड्स लिख के स्पेस GS Academy लिखें तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।